इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व करना है। तो ज़रा स्टेटमेंट समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यहाँ तो एक बात पता चल गई कि वैल्यू किसकी मालूम करनी है हमने, के की। पूरे सवाल में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो के की वैल्यू पे रहेगा, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये के की वैल्यू मालूम करने के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या टूल्स मौजूद हैं। उसने कहा कि जो x+4 है, यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाली जो टर्म है, ये जो मैथ की ज़बान में एक सेंटेंस लिखा है, इज़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ये वैल्यू इन दोनों का HCF है। तो याद रखिएगा जो HCF होता है, जो HCF होता है वो जिस वैल्यू का हो उनको अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही बचता है। ठीक है जी, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 0। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये 12 है और ये हमारे पास है 18। तो मुझे इनका फाइंड करना है HCF। HCF का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो दोनों के अंदर हाईएस्ट हों और कॉमन भी हों। तो इसको आसान तरीके से यूँ हल करते हैं कि 12 का ले लेते हैं, साइड पे फैक्टर्स बनाते हैं। तो 2 × 2 × 3 और 18 के भी 2 × 3 × 3। तो एक हमारे पास 2 कॉमन है और एक हमारे पास 3 कॉमन है। तो 2 × 3 ये हमारे पास क्या आ चुका है जी, 6। तो 6 हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का क्या है जी, HCF। और अब अगर आप गौर करें तो 6 को 12 से डिवाइड किया जाए तो ये भी इसको मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 18 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो भी हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ तक हमें एक बात पता चल गई, ये आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है। जो HCF किसी भी वैल्यू का होता है, अगर वो उसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास क्या निकलता है, 0। तो इसका मतलब हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि अगर x+4 को इसके साथ डिवाइड किया जाए या x+4 को इसके साथ डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0। नहीं भी निकला तो 0 हम इक्वल लिखेंगे, क्योंकि बुक वाले ने जो कहा है कि ये इसका HCF है, तो फिर पक्की बात है कि रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसका HCF है। अभी हमने एक एग्जांपल से भी समझा। अच्छा जी, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो कौन सा मेथड अपनाना चाहिए ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर लें। सबसे पहले हम कहते हैं कि एज x+4 इज़ दी HCF ऑफ, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। बजाय ये वैल्यूज लिखने के इसको मैं नाम दे देता हूँ P(x) एंड Q(x), यानी कि इसको मैंने नाम दे दिया P(x) का और इस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया Q(x) का। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं जो P(x) और Q(x), x+4 इन दोनों का HCF है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी और इसको डिवाइड करोगी तो दोनों पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपके पास अब दोनों काम हो सकते हैं कि आप x+4 को इसके साथ हल करें या x+4 को इसके साथ हल करें। जिस वैल्यू के साथ आप मर्ज़ी हल कर रहे हैं, आपके पास जो के है वो मालूम हो सकता है। सिर्फ इससे हल कर लें तो भी आ जाएगा और सिर्फ इससे हल कर लें तो भी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दोनों तरीके हैं, आप इसको डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर और आसान तरीका है वो ये होता है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर पुट कर दें। आप HCF में से x की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट कर दें तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हल हो सकता है। तो हम कहते हैं कि कंसिडर x+4 = 0। ये प्लस का 4 इधर आके हमारे पास कितना हो जाएगा जी, -4। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस वैल्यू को P(x) में पुट करें या Q(x) में। तो हम इसको P(x) में ही पुट कर देते हैं। P(x) में हमारे पास वैल्यूज़ है x² + x - 2k + 2। अच्छा जी, अब ज़रा हम चेक करते हैं x की जगह जब हम -4 पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि अब इसका जो रिमाइंडर है ये वैल्यू पुट होने पे क्या होगा, हमारे पास 0। हम लिखने लगे ना कि एज x+4 इज़ HCF ऑफ P(x), ये इसका HCF है। तो जब इस P में, इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -4, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या निकलेगा, 0। यानी कि जब इस पूरे सवाल में x की जगह -4 पुट होगा तो ये सारा जवाब हम किसके बराबर लिख देंगे, 0 के इक्वल।
तो जैसे ही इस क्वेश्चन में x की जगह हमने पुट किया -4, यहाँ पर भी -4 के एज इट इज़ और ये वैल्यू भी एज इट इज़, ये वैल्यू पुट होने पे इसका जवाब क्या निकलना चाहिए जी? 0। जवाब 0 निकलना नहीं चाहिए इन अ सेंस, क्योंकि उसने कहा कि ये इसका HCF है, तो अंडरस्टूड है कि आपने इसको इक्वल टू 0 लिखना है। अगर वो ये कहता कि आप शो करें ये इसका HCF है या नहीं, तो आप इनको डिवाइड करते और जवाब 0 आ जाता तो ये उसका HCF होता, जवाब 0 ना आता तो ये उसका HCF ना होता। अब उसने खुद ही कह दिया कि ये इसका HCF है, तो इसका मतलब है हम आंसर को, जो आंसर है उसको पहले 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा जी, -4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 -4, ये माइनस अंदर अप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। 16 में से 4 हमारे पास माइनस हो जाएंगे तो 12 -2 के -2, ये और ये आप वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती हैं, इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते, इसके साथ k है, इसके साथ k नहीं है। तो 12 में से 2 माइनस होंगे तो हमारे पास रह जाएगा 10। हमें तो k वैल्यू चाहिए, k को एक साइड पे होना चाहिए, तो आप 10 को उधर ले जाएं या k को उधर ले जाएं, एक ही बात है। तो हम k वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं, -2 के इक्वल के उधर जाके हमारे पास हो जाएगा +2k, और उससे अगले स्टेप में हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो k हमारे पास एज इट इज़ इधर ही रह गया, 2 मल्टीप्लाई है इधर आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड, तो एंड रिजल्ट हमारे पास आ गया k = 5। ठीक है जी, तो यही हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी, तो k = 5। आप चाहें तो यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, तो आपके पास जो आंसर है वो सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इसमें हमने एक वैल्यू फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में अब हमने 2 वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x + 3 x - 2 is the HCF of P of x and Q of x फाइंड k एंड l। तो इस क्वेश्चन में अब हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और l की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ज़रा स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ़ x + 3 एंड x - 2 इज़ द HCF। अब आपके पास ये पूरे का पूरा क्या है जी? HCF है। आप बुक वाला ख़ुद ही बता रहा है कि ये इसका HCF है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि फिर अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करें तो आप ख़ुद ब खुद इसके आंसर को 0 के बराबर लिख सकते हैं। बात समझिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब ये HCF इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है। तो पिछले सवाल में भी 2 वैल्यू थी, हमने किसी एक पे सॉल्व किया तो k निकाल लिया, लेकिन इस बार हमें दोनों पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि k इधर है और l इधर है और हमें k भी चाहिए और l भी चाहिए। ठीक है जी, तो चलें। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो सबसे पहला स्टेप लिया वो ये लिया अपनी आसानी के लिए कि हमने जो हमारा HCF है उसको इक्वल टू 0 लिख लेना है। कंसिडर x + 3 x - 2 = 0। अब x + 3 को अलहदा 0 के बराबर और x - 2 को अलहदा, यहाँ से ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब आपके पास बजाय एक वैल्यू की कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर आई हैं? 2। तो यहाँ पर अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है, तो कैसे हल किया जाए। ज़रा गौर करें। मैं मिसाल के तौर पर पहले P of x को सॉल्व करता हूँ और वहाँ पर मैं x की जगह पे पुट करता हूँ -3। जब x की जगह -3 इधर भी पुट होगा, सामने भी, तो ज़रा गौर कीजिए। जैसे ही -3 इधर पुट होगा, -3 + 3 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 बनेगा। 0 जैसे ही इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ, क्योंकि ये सारी वैल्यू गायब हो गई तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ आ गई जी?
इसलिए पी ऑफ एक्स को हम किसके साथ चेक करेंगे, 2 के साथ, -3 के साथ ये चेक नहीं हो सकता क्योंकि सारा का सारा आंसर 0 हो जाएगा। और जब हम क्यू ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो -3 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर -5 बन जाएगा, लेकिन जब 2 पुट किया जाए तो 2 - 2 0, ये 0 हो जाएगा और ये सारे को 0, तो एल की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव काम चल रहा है, पी ऑफ एक्स को हम इस पे हल नहीं कर सकते और क्यू ऑफ एक्स को हम इस पे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जिन जिन पे सॉल्व कर सकते हैं उन वैल्यूज़ पे सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और एक दफ़ा हम क्यू की। तो हम लिखेंगे कि एज x + 3 x - 2 is the HCF of P of x and Q of x। सो अब ये x अगर मैं पुट करूँगा इसमें, या ये x मैं इसमें पुट करूँगा, तो रिमाइंडर को मैं पहले ही इक्वल टू 0 लिखूँगा। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि -3 तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -3 इसमें पुट करेंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम पुट करेंगे 2। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ सो P ऑफ 2, यानी कि इसमें जब 2 पुट करेंगे तो जो भी आंसर निकलेगा उसको हम पहले से ही किसके बराबर लिख रहे हैं, 0 के, क्योंकि जो HCF होता है उस पे जो रिमाइंडर है, जो बचने वाली चीज़ है, वो 0 ही मिलती है। तो आप ज़रा वैल्यू पुट करते हैं जी क्वेश्चन में। यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3, यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 प्लस के, और जो भी आंसर है, ये जो भी वैल्यूज़ है इसको इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। 2 + 3 हमारे पास हो चुका है 5, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -6, ये प्लस के इज इक्वल टू 0। 8 - 6 + k इज इक्वल टू 0, 2 + k इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो k को साइड पे होना चाहिए, ये 5 मल्टीप्लायर इधर जाके 0 के साथ डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू ख़त्म हो गई, 5 0 से डिवाइड होने के बाद ख़त्म। अभी भी k फाइंड करना है तो 2 प्लस का है, उधर जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी, अब हम सेम उसी पैटर्न पे चलते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से l की। तो अब क्यू ऑफ x को सॉल्व करना है, लेकिन 2 पे हल नहीं कर सकते क्योंकि 2 पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसी वैल्यू को सॉल्व करेंगे -3 पे। सिमिलरली क्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू ऑफ 2 हमारे पास कोई आंसर लेकर नहीं आ सकता। तो अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम -3 पुट कर देते हैं। तो -3 - 2 × 3 -3 होल स्क्वायर प्लस 7 × -3 - l। -3 और चाहिए सारी वैल्यू हमारे पास है इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास हो जाएगा -5, 3 एज इट इज़, -3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, माइनस ख़त्म हो जाता है अगर ऊपर पावर इवन हो। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, प्लस माइनस माइनस, फिर वही काम, ये -5 मल्टीप्लायर है, अगले स्टेप में 0 के साथ जाके हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बच गई वो ये बची, और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 -21 -l इज इक्वल टू 0। 27 में से अगर 21 माइनस कर दी जाए तो हमारे पास बच जाएगा जी 6, और अगर l वाली वैल्यू को उधर ले जाएं तो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू भी